नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश और आज के इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 5 कक्षा 9 का 5वां चैप्टर जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, उसका हम आज एक्सरसाइज 5.2 करने वाले हैं, जिसमें मात्र 2 ही क्वेश्चन है। और उसमें एक चीज फिर से पूछा गया है यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा के बारे में। जी हाँ, इसलिए मैंने क्या कहा कि आइए पहले हम यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम उस क्वेश्चन पे अभी पहुंचते हैं, क्योंकि है क्वेश्चन। तो आइए देख लेते हैं क्योंकि 5वीं अभिधारणा कहती क्या है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिर करके अपने एक ही ओर दो अंतः कोण इंटीरियर एंगल इस प्रकार से बनाए कि दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं जिस ओर यह योग समकोण से कम होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारे पास कोई दो रेखाएं दी गई हैं और उसको कोई तीसरी रेखा कट कर रही है, और कट करने के बाद जो अंतः कोण बनते हैं उन दोनों का योग अगर 180 नहीं है, या कि यूं कह लो कि दोनों का सम दो समकोण से कम है, तो वे रेखाएं जिधर 180 से कम होगा, दो समकोण से कम होगा, उधर ही वो रेखाएं आपस में मिलेंगी, और जिधर ज्यादा होगा उधर वो रेखाएं कभी नहीं मिलेंगी। आइए इसको हम क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। उसने ये कहा कि दो रेखाएं, ये लो दो रेखाएं, ठीक है ना, ये दो रेखाएं हमने ऐसे, ये कौन सी दो रेखाएं हमारे पास, हमने दो रेखाएं ये ले लिया। एक हमारे पास रेखा है, एक हमारे पास रेखा जो है वो इस तरह से है, और एक हमारे पास रेखा जो है वो इस तरह, ठीक है, ओके। और इसको कोई एक तीसरी रेखा ऐसे कट कर रही है, ओके। अब उसके बाद हमने क्या किया, इसको तीर बना देते हैं, ये रेखाएं हैं दो। अब ये दो रेखाएं इस तरह से हैं बच्चों, ये दो रेखाएं, इसको मान लेते हैं एल है, ये एम है, और ये एक रेखा एम है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये एल और दो रेखाएं ऐसी हैं जिसको कोई तीसरी रेखा, आप देख रहे हो कि तीसरी रेखा कुछ इस तरह से कट करती है, तो उसके जो अंतः कोण होते एक ही तरफ के अंतः कोण, लाइक ये वाला और ये वाला, इसको हम ए मान लें और इसको हम बी मान लें, इन दोनों का सम यानी एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा, अगर वो लेस देन होगा 180 से, तो वो रेखा उधर ही अगर हम बढ़ाएंगे, अगर मैं इस रेखा को अब ऐसे ऐसे बढ़ाऊंगा आगे और इसको भी ऐसे ऐसे बढ़ाऊंगा, तो ये रेखाएं इधर ही एक दूसरे को कट करेंगी। और जिधर ज्यादा होता है, इधर अगर मान लो इसको ये सी है और इसको हम डी मान लें, तो एंगल सी और एंगल डी का सम इज ग्रेटर देन 180, देन उधर की रेखाएं वो एक दूसरे को कभी नहीं मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी, इधर मिलेंगे, इधर मिलेंगे, ठीक है ना। आपको इसी बात को याद रखना है। तो हमारी यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा यही कहती है कि अगर हम दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है, तो उसमें जो एक ही तरफ के अंतः कोण बनते हैं, इंटीरियर एंगल एक ही तरफ के बनते हैं, उनका सम अगर 180 से कम है, तो वे रेखाएं एक दूसरे को उसी तरफ कट करेंगे, अगर हमको अनिश्चित रूप से बढ़ाएं इस तरह से, तो ठीक है ना। इसे और जिधर ज्यादा होगा उधर हमेशा वो कभी कट ही नहीं करेगी। तो ये होती है यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा, जो कि मैंने आपको शॉर्टकट में नहीं पूरा एक्सप्लेन करके बताया है, दूसरी नहीं तीसरी बार। तो आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे और वहां पर सीखते हैं कि आखिर काम क्या है, मैंने इसको क्यों बताया। अभी आपको पता चल जाएगा वीडियो, अब भी मजा आएगा वीडियो। ओ तेरी शक्ल शरीफी श्रीवल्ली बातें करे दो है। अभिधारणा में सब पढ़ लिया, एक दूसरे के बराबर होते हैं समकोण, ये तो नीचे ये 5 बस मात्र 2 क्वेश्चन इसमें बच्चों, और दोनों क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से चलो देख लेते हैं। कहता है आप यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वो सरलता से समझी जा सके। उसने कहा कि यूक्लिड की जो 5वीं अभिधारणा है उसे किस प्रकार से आप लिखो ताकि हम उसे सरलता से समझ सकें। अभी हमने आपको
इस बुक की लैंग्वेज को हमने दिखाया, लिखा था कि जब दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है तो उनके जो दोनों एक ही तरफ गिरती हैं तो उसमें जो एक ही तरफ के अंतःकोण होते हैं उनका सम दो समकोण से कम होता है, तो वो रेखाएं जिधर दो समकोण से कम होता उधर ही वो रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगे अगर अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर। तो कहता है इस बात को आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, सरल भाषा में। आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वो सरलता से समझी जा सके, ठीक है ना। तो आइए इसको सरलता से समझने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जागते रहना है, पढ़ते रहना और पिताजी की फिक्र को फक्र में बदलना है। तो जागते रहो, पढ़ते रहो, पिताजी की फिक्र को फक्र में बदलो। उसके लिए आओ इस क्वेश्चन को पहले करो। मैंने बताया इसको अपनी सरलता लिखा ना, इसको सरल भाषा में अपनी लैंग्वेज में लिखना है, सरलता से लिखना है, ठीक है ना। तो वो बुक की लैंग्वेज थी, इसको अपने लैंग्वेज में लिखना है, बनाकर लिखना है। तो आइए देखते हैं, बनाकर लेते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन लिखेंगे, यदि, आइए पेन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटे, कि उसके द्वारा बने एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो, तो वे दोनों रेखाओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर वे रेखाएं उस तरफ कट करेंगी या उस तरफ मिलेंगी जिधर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री से कम होगा। क्या बात है, मैंने तो पूरा पहाड़ा लिख डाला, पूरी कहानी लिख दी यहाँ पर कि एक राजा था, उसकी 5 रानियां थीं और वो ये करता था, वो करता था। हाँ। तो यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटे कि उसके द्वारा उससे बने एक ही तरफ के अंतःकोणों का योग 180 से कम हो, तो वे दोनों रेखाओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर वे रेखाएं उस तरफ कट करेंगी जिधर के अंतःकोणों का योग 180 से कम होगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब इस बात को हम जरा समझ लेते हैं फिर से फिगर से। कहता है दो रेखाओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर, ये दो रेखाएं हैं, अनिश्चित रूप से बढ़ाए मतलब दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार से काटे कि उसके एक ही तरफ बने इंटीरियर एंगल का सम 180 से कम हो। मतलब दो समकोण का मतलब 180 तो होता है ना। दो समकोण मतलब क्या हुआ, एक समकोण 90 और फिर एक समकोण 90, तो दोनों का सम क्या हुआ 180 तो हुआ ना। तो हम इसको क्या करिए, दो समकोण की जगह पर मैंने क्या कह दिया 180 कह दिया। तो दो समकोण से कम हो तो उधर ही वो रेखाएं एक दूसरे क्या करेंगी, कट करेंगी। बात समझ आई। तो यही चीज को मैंने यहाँ पर दिखा दिया, फिगर भी बना दिया। आप इसका नाम भी दे देना, एल है, एम है, एन है, कुछ भी लिखना। और यहाँ पर लिख देना कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज लेस देन 180, ठीक है ना। इस तरह से आप लिख दोगे
बस यही था, सरल भाषा में अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है ना। देखो कितना पोथी मैंने लिख दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्या यूक्लिड की पांचवी अवधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य होता है, स्पष्ट कीजिए। कहता जो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा है उससे क्या समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य होता है या नहीं होता, अब इसको बताना है। यूक्लिड की जो पांचवी है उससे क्या हम समांतर रेखाओं के बारे में भी कुछ कह सकते हैं क्या? आप मुझे ये बताओ, क्या हम इससे कुछ बता सकते हैं क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के थ्रू? बताओ जल्दी बताइए आप लोग, क्या हम इस चीज को हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो वो भी बताइए, नहीं कर सकते तो वो भी बताओ। बताइए, क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है? स्पष्ट करो, स्पष्ट करो। नहीं कर पाओगे, बताना पड़ेगा। भैया बता देते हैं। बेटा, मुन्ना, राजा, करेजा, अभी अभी हमने सीखा कि यूक्लिड की जो पांचवी अभिधारणा होती है, दो रेखाओं को कोई तीसरी काटती तो एक तरफ अंतः कोणों का योग कम हो तो उधर भी रेखाएं एक दूसरे को मिलती हैं। लेकिन हम यूक्लिड की इस पांचवी अभिधारणा के थ्रू हम इस समांतर रेखा को भी प्रूव कर सकते हैं। आइए कैसे, कि कभी भी दो रेखाओं, कोई दो रेखा हो हमारे पास, एक रेखा ये है और एक रेखा और है हमारे पास, दो रेखाएं हमारे पास, राइट। और उनको कोई एक तीसरी रेखा क्या करे, किसी भी तरह से कट कर दे, ऐसे कट कर दिया, ठीक है ना। चलो इस लाइन का हम नाम दे देते हैं, ये एल है, ये एम है और ये, ठीक है। लाइन है तो हम इधर दोनों तरफ साइन वो बना देते हैं कि लाइन है। अब हमें क्या करना है कि यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के समतुल्य हमने अभिधारणा पढ़ा था कि जब भी कोई दो रेखाओं को कोई तीसरी कट करे और वो इस प्रकार से कट करे कि उसके जो इंटीरियर एंगल बनते हैं एक ही तरफ के जो इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम, एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल का सम अगर दो समकोण के बराबर मतलब 180 के बराबर आ जाए तो याद रखना कि वो रेखाएं आपस में समांतर हो जाती हैं। आपके पास क्वेश्चन रखा हुआ है, मैंने क्या बताया कि जब दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार से काटे कि जो एक ही तरफ की इंटीरियर एंगल बनती हैं उनका सम, एक ही तरफ के अंतः कोणों का सम अगर 180 के बराबर हो गया तो समझ जाना कि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। बात समझ में आई? आइए इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझते हैं। यहां पर मान चलो आपके पास एंगल, ये एंगल आपका 70 दिया था, कितना दिया है? ये एंगल आपका 70 दिया है, ओके ओके दिया है, ओके। और ये वाला एंगल 110 दिया है। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं या नहीं है। तो मुझे तो चाहिए इंटीरियर एंगल, चाहे इधर वाले दोनों चाहे इधर वाले दोनों। तो आप ध्यान से देखो बच्चा, बहुत ही प्यार से आप निकाल सकते हो। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। अब गुरु जी काहे 70 होगा? अरे भाई जब दो रेखाओं को ऐसे कट करती हैं तो एक ही ऐसे ये इसके बराबर होता है और ये वाला इसके बराबर होता है। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं ना, वर्टिकल अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण जिसे बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होने की वजह से सामने सामने कोण बराबर होते हैं। तो अगर इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो एक रेखा ये एक रेखा ये, तो अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण से दोनों बराबर हो जाएंगे। अब जब ये 70 हो गया और ये 110 है तो बताओ ये वाला एंगल कितना? ये वाला एंगल। तो आप ध्यान से देखो, अगर इसको नहीं निकालना चाहते 110 ये है 110, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 110 आएगा नहीं? 110 ये एंगल 110 आएगा या नहीं आएगा? रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ है क्वेश्चन में, थोड़ा सा इंटरेस्ट लाना है, इसलिए हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। आपका 110 ये वाला है, ये 110 है, ठीक है। तो जब ये 110 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये भी 110 हो जाएगा। बता, हो गया। अब हमें एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल तो मिल गए, यानी अगर मैं इस एंगल को एंगल ए मान लूं और इस एंगल को मैं एंगल बी मान लूं तो
तो बताओ एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर मतलब कि 70 डिग्री और प्लस 110 डिग्री बराबर क्या 180 डिग्री नहीं होता है। तो जब ये चीज हो गया तो इसका मतलब एल जो है वो एम के पैरेलल, ठीक है। अगर ये दोनों का सम 180 नहीं आता तो समझ जाते कि वो लाइन हमारी पैरेलल नहीं, लेकिन यहाँ पर बराबर है, इस वजह से ये रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। तो दो रेखाओं के अभिधारणा नंबर 5 का जो समतुल्य अभिधारणा होती है वो यही कहती है कि अगर दो रेखाएं इस प्रकार से हों कि उनको कोई तीसरी रेखा इस प्रकार से काटे कि एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 से 180 हो जाता है तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाती हैं। और अगर अवधारणा नंबर 5 क्या कहती है यूक्लिड की कि अगर एक ही तरफ के बने हुए एंगल का सम 180 से कम हो जाता है तो उन रेखाओं को अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर वो रेखाएं उधर ही मिलती हैं जिधर 180 से कम होता है। सिंपल। यहाँ पर चीजें आपकी क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं। और बड़े ही प्यार से हमने मात्र 15 मिनट में इस एक्सरसाइज को फिनिश कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही प्रेम से चीजें समझ में आ गई। अब बताओ आपको कहां पर दिक्कत हुई। अब आइए इसका हम सारांश देख लेते हैं कि आखिर हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। कहते हैं आपने इस अध्याय में क्या क्या निम्नलिखित बिंदुओं पर अध्ययन किया कि यद्यपि यूक्लिड के बिंदु रेखा तल को परिभाषित किया है परंतु गणितज्ञों ने इन परिभाषाओं को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ज्यामिति में इन्हें अपरिभाषित पदों के रूप में लिया जाता है। इनको अपरिभाषित पदों के रूप में किन्हें लिया जाता है, तो याद रखना कि जो बिंदु होता है, रेखा होता है, तल होता है, क्योंकि इन चीजों को अपरिभाषित है, इनको परिभाषित नहीं किया गया, बस मान लिया गया है कि ऐसे एक बिंदु है इसकी लेंथ विड्थ हाइट नहीं होती, रेखा होती है जिसकी सिर्फ लेंथ होती है विड्थ नहीं होती, इस तरह से इन चीजों को मान लिया गया है, ठीक है। दूसरा कहता है अभिगृहित और अभिधारणा ऐसी कल्पनाएं होती हैं जो स्पष्टता सर्वव्यापी सत्य होती हैं और इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता है। यानी अभिगृहित और अभिधारणाएं ऐसी बात कही होती है इसमें उन बातों के जो कि सर्वव्यापी सत्य होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ होती है। क्या होती है? यूनिवर्सल ट्रुथ। तो यूनिवर्सल जो ट्रुथ की बात होती है तो उन चीजों को सत्य करने की जरूरत नहीं होती, वो ऑलरेडी सत्य मानी जाती हैं। जैसे कि अगर मैं 0 में 8 जोड़ दूं तो वो हमेशा 8 ही आता है। क्यों आता है इसको प्रूव नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। और कुछ और रेखाएं जैसा बिंदु था तो हमने बिंदु को भी देखा कि बिंदु की ना तो कोई लेंथ होती, ना तो विड्थ होती है, ना तो हाइट होती है। तो इस तरह की संख्या जिन्हें हम प्रूव नहीं कर सकते, जो सिर्फ माना गया है कि हाँ ये चीज सत्य है, उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सर्वव्यापी सत्य है, तो उन्हीं को हम अभिगृहित और अभिधारणा ऐसी कल्पनाएं होती है, ठीक है। ओके आइए आगे चलते। कहता है प्रमेय वे कथन है जिन्हें परिभाषाओं विगृहीतों में पहले सिद्ध किए गए कथनों और नियमों द्वारा तर्कण द्वारा सिद्ध किया गया है। अर्थात ये चीज पहले से, प्रमेय उसे कहते हैं जो चीज पहले से ऑलरेडी सिद्ध की हुई चीज को प्रमेय कहा जाता है, उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यूक्लिड ने कुछ अभिगृहित थे जो कि यहाँ पर लिखे कि कोई वस्तु एक ही वस्तु के बराबर है तो वस्तुएं बराबर होती हैं। जैसा कि हमने सीख लिया था कि अगर a बराबर 2a है, 2b है और b बराबर भी 2b है, तो यानी जब ये दोनों एक ही वस्तु के बराबर है तो a और b भी आपस में बराबर हो जाएंगे, नहीं होंगे, a बराबर b भी हो जाएगा। ये होता है यदि दो बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूरा भी बराबर होता है, या फिर घटाया जाए तब भी वो बराबर होता है, ठीक। यानी a है इस b के बराबर है अभी, हाँ। अब अगर मैं इसमें c जोड़ दूं फिर इसमें भी c जोड़ दूं तब भी ये दोनों बराबर होंगे। अगर मैं कह दूं a जो है वो इस b के बराबर था, अब इधर मैं c घटा दूं इधर भी c घटा दूं तब भी बराबर होंगे। वही कह रहा है बराबरों में जोड़ो चाहे घटाओ। फिर आगे कह रहा है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं एक दूसरे के बराबर होती हैं। अगर कोई चीज संपाती है, मान चलो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है ना, ये और पी की हुई लेंथ, और एक मेरे पास आरएस लेंथ है जो कि इतनी ही बड़ी है ये। अब ये इसके बराबर होने की वजह से ये इस पर इसके ऊपर आ जाएगी, तो ये जब हो गया तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जो पी क्यू है वो आरएस के बराबर है, तो वो चीज आपस में बराबर होती है। पूर्ण अपने भाग से हमेशा बड़ा होता है, जाहिर सी बात है। अगर मैं कह दूं जो ए है वो बी और सी दोनों के बराबर आ रहा है तो ए हमेशा किसी एक वस्तु से हमेशा ये ए जो होगा बड़ा होगा, ठीक है। ओके, एक ही वस्तु को दुगने परस्पर भी बराबर होते हैं। कोई वस्तु का दुगना, जैसा हमने ऊपर सीखा था, किसी वस्तु का आधा आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीजें आपकी क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती है। अब यहाँ पर हमने अभिधारणा में क्या पढ़ा था, अभिधारणा की किसी एक बिंदु से हम एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। कितने? किसी एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींच सकते हैं। यानी कोई बिंदु आपके पास दे दिया जाए इस तरह से और कोई दूसरा बिंदु दे दे तो वहां तक सिर्फ एक हम अन्य रेखा खींच सकते हैं। लेकिन एक शांत रेखा से अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। कोई एक शांत रेखा है इस तरह से,
इसे हम इधर बढ़ा सकते हैं और इधर बढ़ा सकते हैं, ये होती है हमारी अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब धारणा 3 क्या कहती है कि किसी वस्तु को केंद्र मानकर किसी भी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। जाहिर सी बात है, हमने कोई एक आर्क लिया कितना भी बड़ा और वहां लेकर के हमने ऐसे खींच दिया, तो यहाँ पर जब पूरा एक वृत्त खींचेंगे तो किसी भी त्रिज्या से आप वृत्त बना सकते हो, उसमें जरूरत नहीं पड़ती। अब धारणा 4 कहती है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, चाहे जितना समकोण बनाओ। भाई 90 डिग्री को ही तो समकोण कहते हैं, तो 90 डिग्री तो हर बार बराबर ही होता है ना। अरे 90 का मतलब थोड़ा ना होता है कि ये वाला 90 है ये दूसरा 90 है, ऐसा होता क्या? तो इसका मतलब 90 डिग्री हमेशा एक दूसरे के बराबर ही होता है। आगे चलते हैं, आइए आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है चीजों को। कहता है यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिर करके अपने एक ही ओर बने, अरे अभी वही बताया यूक्लिड की 5वीं अवधारणा बताया ना कि दो रेखाएं तो सिर्फ कट करे तीसरी, तो एक तरफ अगर कम है 180 से कम तो रेखाएं उधर ही कट करेंगे बढ़ाए जाने पर। अगर दोनों पैरेलल हो जाते हैं, इस पर समतुल्य दी होगी यहाँ पर, जी समतुल्य दिया ना, समतुल्य, तो समतुल्य में क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी ये चीजें भी आपको समझ में आ गई। और ये रेखाएं फिर कभी एक दूसरे को काटेगी भी नहीं, याद रखना। उसके बीच में फिर कभी कोई रेखा जो होती है काटती भी नहीं। यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को पहले 4 अवधारणा की सहायता से सिद्ध करने के सभी प्रयत्न असफल रहे, परंतु इनसे अन्य ज्यामिति का खोज हुई जिन्हें अयूक्लिडी ज्यामिति कहा जाता है। वाह, देखो इस पॉइंट को। कहता है यूक्लिड की 5वीं अवधारणा को पहले 4 अवधारणाओं की सहायता से हम सिद्ध करने की कोशिश की गई थी, लेकिन नहीं सिद्ध कर पाए। लेकिन इन्हें अन्य ज्यामिति के थ्रू जो है खोज करके इन्हें अयूक्लिडी ज्यामिति कहा गया है, ठीक है ना। उन्हें यूक्लिडी ज्यामिति के नाम से उनको विख्यात उनको कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि जो चीज प्रूव नहीं हो पाई, इन्होंने इसमें कोशिश किया लेकिन प्रूव नहीं हो पाया, तो उन्हें असफल है उस चीज में, तो उसका नाम इन्होंने यूक्लिड से बदल करके अयूक्लिड कर दिया, राइट। तो उम्मीद है आपका ये चैप्टर आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, ठीक है ना। और इस चैप्टर में कोई ऐसी बात है भी नहीं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊं, ठीक है ना। तो आइए, अभी बहुत टाइम है, तो हम जरा से आपका एक टेस्ट टाइप लगाते हैं। कुछ क्वेश्चन हम पिछले चैप्टर से करते हैं, देखते हैं आपको कितना आता है, देखते हैं आपकी हम टेस्ट को जानते हैं कि आप कितना कर पाते हो। तो आइए मात्र 2-4 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है ना। इसको आप टेस्ट टाइप समझ के समझो, करो, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए एक क्वेश्चन हम उठाते हैं जिसका नाम है 103 × 97, 103 × 97, 103 × 97। कहते हैं इसको सॉल्व करो, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई करना है, इसको फार्मूला के थ्रू। तो हमें जानते हैं फार्मूला कि अगर 100 + 3 इसको मैं लिख सकता हूँ और इसको मैं मल्टीप्लाई 100 - 3 लिख सकता हूँ। अब देखो वही चीज प्लस करके वही चीज माइनस करके, तो फार्मूला हमें याद आ जाता है कि कभी भी अगर a + b हो और फिर वही चीज a - b हो तो वो होता है a² - b²। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास 100 + 3 जो था उसका मल्टीप्लाई 100 - 3 के साथ हुआ, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, पहले का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मतलब 100 के आगे 2 0 और -9, 9 घटा दो तो 10 में से 9 गया 1 बचेगा, ये 9 ऑलरेडी बचा, फिर ये भी 9 बचा और ये 9 बचा। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया? ओके, आइए अगला चलते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि x + 3, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि यदि x + 3 3x² + mx 3x² + mx + 6 का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है, तो m का मान ज्ञात करो। तो m का मान ज्ञात। चलिए जब इसको हम हल करते हैं तो हमें पता है कि जब कोई चीज किसी के बराबर होती है, एक गुणनखंड उसका होता है, एक फैक्टर होता है, तो शेषफल क्या आता है उस सिचुएशन में, 0 आता है। कहने का मतलब कि अगर ये इसका एक गुणनखंड है तो शेषफल क्या होगा, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x + 3 रुक जाओ, ये x + 3 जो है हमारा क्या है, एक इसका गुणनखंड है। तो हमें पता है कि जब इसको पूरा डिवाइड करेगा, इसका मतलब ये हमारा दिया है px दिया हुआ है ना, px हमारे पास दिया हुआ है ना, कितना px नहीं बल्कि
क्यों एक्स मान रहे हैं या पी एक्स ही ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, +3 है ना। अब इसके बाद हम एक्स प्लस 3 को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से हम निकालेंगे एक्स बराबर आया -3, ठीक है। अब उसने ये कहा था कि ये शेषफल यह एक गुणनखंड है, यह एक गुणनखंड है। क्या लिख देना सीधे सीधा कि x + 3 इतने का ही गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो शेषफल क्या आएगा इस सिचुएशन में, शेषफल बराबर 0। शेषफल हम निकालते हैं px के थ्रू, तो px बराबर यानी 0 होगा। px का मतलब ये नहीं समझ लेना इसको चलो क्यों बना दो अगर दिक्कत हो रही है, तो px ये वाला होता है, यानी कि जो हमारे पास आया 3x² प्लस mx प्लस 6 बराबर ये 0 होगा, ठीक है ना। लेकिन अभी हमने देखा कि यहाँ पर x बराबर -3 है, यहाँ देखिए तो इसमें रख दो x बराबर 3 रखने पर, आइए रख देते हैं इसमें x बराबर 3, तो क्या होगा 3 इंटू एक्स बराबर रखो तो -3 का स्क्वायर प्लस m इंटू एक्स मतलब -3 और प्लस 6 बराबर 0। ये 3 3 9 3 27 हो जाएगा और ये माइनस का 3m हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। 27 तो ये माइनस का 3m हो जाएगा और 27 और 9 7 6 13 यानी प्लस का 33 बराबर 0। इसको उधर भेज दो तो माइनस का 3m बराबर माइनस का 33, माइनस से माइनस कैंसिल, m बराबर 33 को अब डिवाइड कर दोगे 3 से, 3 कम 3 कम 3 कहने मतलब हमारे पास m बराबर 11 आ जाएगा, जो कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए आपको कहाँ पर दिक्कत हुई, आपको समझ में आ गया ना कि इस तरह क्वेश्चन कैसे करते हैं। जब भी कह दे उसका गुणनखंड है तो याद रखना शेषफल 0 होता है, और शेषफल हम कैसे निकालते हैं वो आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन है y³ -3 और दूसरे में दिया हुआ है y² + 11, ठीक है ना, की घात बताना है, की घात। चलिए जब हमें घात बताना होता है, आप क्वेश्चन को मेरे से पहले करने की कोशिश करो, नहीं बहुते मार मारेंगे। तो हमारे पास जब हल करेंगे तो पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ता है, y³ -3 और ये है y² + 11, तो y की स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो y के हाथ में 5, फिर y का इसमें होगा तो प्लस का 11y³, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 3y² -11 तक, ठीक है। इतना करने के बाद अब हमें देखना होता है यूपी जो घात होती है वो क्या होती है, वेरिएबल की सबसे बड़ी घात, यानी कि चर की जो सबसे अधिकतम घात होती है, अधिकतम पावर होती है, वही हमारी उसकी घात कहलाती है। यहाँ पर लिखोगे घात बराबर क्या होगा, y की अधिकतम घात 5, देखो ना सबसे अधिक घात 5 ही तो जा रही है, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, अधिकतम घात 5 हो जाएगी, ठीक है। ओके चल आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 की घात 9 दिया है, 8 की पावर n बराबर 64/2 की पावर n, 64/2 की पावर n। आइए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। तो देखो ये तो अपान में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो 8 की पावर n इंटू 2 की पावर n बराबर 64, राइट। अब देखो इसकी तो बेस अभी सेम नहीं है लेकिन पावर इसकी सेम है, तो जब पावर सेम होती है तो हम क्या करते हैं, बेस को एक साथ मल्टीप्लाई करके सिर्फ एक पावर लगा देते हैं। आपको याद है या नहीं याद है बताओ। अरे आपको ये नहीं पता है क्या कि अगर a की पावर m दिया हो इंटू b की पावर m दिया हो तो हम ab को एक ब्रैकेट में कर सिर्फ a की m लगा देते हैं। तो इसी तरह देखो पावर सेम थी, इस वजह से हमने दोनों को ब्रैकेट में कर दिया। अब 8 दूनी 16 होता है, ठीक है ना, या 16 नहीं तोड़ेंगे इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, इस चीज को इसको क्या लिखेंगे, इस चीज को इसको हम लिख सकते हैं 8 को 2 दूना 4 दूनी 8 और 1 2 पहले था, इस पूरे की पावर n लगा दिए। इसको जब तोड़ोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। ओके अभी इसको मैं 2 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और पूरे की पावर n लगा बराबर इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर
2 2 4 2 6, राइट। अब देखो बेस सेम करने के लिए मैं इसको 2 की पावर ऐड हो मल्टीप्लाई हो जाती है तो 4n बराबर इधर 2 की पावर 6 हो जाएगा। अब जब बेस सेम होता है, बेस सेम होता है तो पावर भी बराबर मानी जाती है। जब बेस सेम है तो पावर को हम सेम मान लेंगे, पावर सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर बेस सेम है, दिस इम्प्लाइज दैट, इसलिए हमारा 4n बराबर इधर से ये 6 हो जाएगा। अब हमें तो n चाहिए, तो n बराबर 6/4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, n की वैल्यू आ गई 3/2। यही आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताओ कहाँ पर आपको दिक्कतें हो रही है, कहीं पर दिक्कतें हो रही हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बताओ, है ना मजेदार क्लास? मजा आया कि नहीं मजा आया, आप मुझे ये बताओ, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये एक्सरसाइज क्या होता है, फिनिश हो जाता है, ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए अंदाज में, नए चैप्टर के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए मोटिवेशन के साथ आपके साथ मिलेंगे। तो बस आज की वीडियो को हम यहीं पर करेंगे समाप्त, ठीक है ना। और वीडियो में किसी भी तरह का कोई चेंजमेंट आपको समझ में कहाँ नहीं आ रहा है, किसी भी तरह की कोई चेंजमेंट की जरूरत हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ। बिना कमेंट किए आप नहीं, हमें पता नहीं चल पाएगा ना, इसलिए आप कमेंट करके अपनी बातों को बताओ, ठीक है ना। और पढ़ाई करते रहो बच्चों, क्योंकि पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं, ठीक है ना। पढ़ाई एक ऐसा धन होता है जो कि ना तो चोर चुरा सकता है और ना कभी ये खत्म होता है खर्च करने से। जितना आप इसे खर्च करोगे उतना ही आपको ये धन बढ़ता है, ठीक है ना। यही एक ऐसा धन है ना तो चोर चुरा सकता है, ना तो कोई इसे लूट सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखना, ठीक है ना। तो पढ़ाई करते रहो, और पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती, बस मेहनत करो, जागते रहना है, पढ़ते रहना है, और पिताजी की फिक्र को पक्का में बदलना है, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए